आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 की जो होने वाली परीक्षा है आपकी 26 तारीख को जो परीक्षा है बोर्ड परीक्षा, उसके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ से आपके 25 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो सके कोई संख्या चेंज हो जाए, लेकिन संख्या लगभग इस प्रकार की। अगर कोई बच्चा जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा और अगर उसने ये 30 क्वेश्चन कर लिए तो वो बच्चा आराम से पास हो सकता है। पास ही नहीं, 30 से 35 नंबर आराम से इस पेपर में ले सकता है। और 20 या 15 या 16 जो आपके स्थिरांक जाएंगे तो आप एज सेकंड डिवीजन जो है आराम से पास हो सकते हो। तो इसलिए आप ध्यान से ये जो 30 क्वेश्चन है इनको बड़े आराम से समझेंगे। इन 30 को अगर आप करके जाते हैं तो भी आप जो है अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहली प्रश्नावली का सवाल है, यदि किसी संख्या का HCF 3 है और LCM 90 है तो एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी कंडीशन के लिए इसका एक नियम होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से पहली संख्या आपके पास 15 है, दूसरी संख्या आपके पास नहीं है, HCF आपके पास 3 है और LCM आपके पास 90 है। यहां से ये 15 इधर इसके इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 3 इंटू 90 बट्टा में 15। अब इसको 15 से काट लेंगे, काटना नहीं भी आता है इन दोनों का गुणा करके 15 का भाग कर देंगे। 15 एका 15, 15 छिका 90 और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो वह संख्या आ जाएगी 18, यानी इसकी दूसरी संख्या 18 आ जाएगी। इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में। आपको दे रखा है यदि 3, 7, 9 x और 5 का समांतर माध्य 6 है, x का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है आंकड़ों या प्रक्षणों का योग बट्टा में n होता है। समांतर माध्य आपको दे रखा है 6, आंकड़ों का योग करेंगे 3, 7, 9 प्लस x प्लस 5 बट्टा में, देखो n कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिख देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे 6 बट्टा 1, इसको जोड़ो 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, तो 24 प्लस x बट्टा में 5। अब इसका कर देंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे x इंटू 24, सॉरी x प्लस 24 इंटू 1, यही रह जाएगा, और 6 इंटू 5, तो 6 5 30, x प्लस 24, 6 5 30, 24 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस 24, तो x बराबर आ जाएगा 6। x की जगह पर जो है वो 6 आ जाएगा, इसकी x की जगह पर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 से संबंधित आपको थोड़ा सा मैं और बता दूं, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे 3,4 की x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी, ये भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से करके जाएं। x का पूछेगा तो y वाला मान प्लस में, और y से पूछेगा तो x वाला मान प्लस में लिखा जाता है, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। मूल बिंदु से पूछ लेगा तो मूल बिंदु से डायरेक्ट इसका सूत्र होता है √x² प्लस y² होता है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की लंबाई दे रखी है और a का मान आपको ज्ञात करना। आपको ये दे रखा है कि ये कोई एक रेखा है या रेखाखंड है, मान लीजिए AB, और a आपको दे रखा है 3, a और b आपको दे रखा है 4, 1, और आपसे एक कहा गया कि इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक दे रखी है। तो इस कंडीशन में आप बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहां लिख देंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी √10 मात्रक है। बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र बोलते हैं हम इसको। तो ये होता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर।
अब देख रहे हैं दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो दोनों तरफ रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को अगर मैं वर्ग करता हूं तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर रूट कैंसिल होता है तो ये बचेगा, इधर 4 में से 3 जाएगा 1, इधर बचेगा 1 माइनस a और इसका स्क्वायर, और रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 बचेगा। अब यहां से ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और उस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस a का स्क्वायर और 10 माइनस 1 हो जाएगा। यहां से 1 माइनस a का होल स्क्वायर, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9। अब जब इधर से स्क्वायर हल करोगे तो इधर लगेगा प्लस माइनस और रूट। ध्यान रहे, इधर वाली संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, पूरा पूरा रूट हल होगा तो ही इधर से डायरेक्ट हटाएंगे, नहीं तो हमारे इसकी होल स्क्वायर को हल करके द्विघात समीकरण बना लेंगे। अब यहां से ये रूट हल हो रहा है तो 1 माइनस a प्लस माइनस 9 का रूट हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसको एक बार प्लस में रख लेंगे, यहां रख देंगे भाई, पॉजिटिव रखने पर या प्लस रखने पर। अगर मैं प्लस रखता हूं तो 1 माइनस a और प्लस के 3, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस का a बराबर बचेगा आपके पास 2। ये माइनस का है तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। इसको माइनस का रखेंगे, माइनस रखने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस a और माइनस के 3, और 1 उधर जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस के a और माइनस का हो जाएगा 4, माइनस से माइनस कैंसिल। तो a की 2 वैल्यू प्राप्त हो सकती है आपको, a या तो -2 है या फिर 4 है, इन दोनों में से कोई भी मान हो सकता है। नंबर 4 आपको दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। तो यहां पर मान लीजिए ये एक छड़ है, और कोई भी छड़ हो, खंबा हो, मीनार हो, उसकी छाया हमेशा जमीन पर बनती है, क्षैतिज में बनती है। अब अनुपात दे रखा है तो पहले देखो ये दे रखी है छड़ की लंबाई, तो मान लेता हूं मैं छड़ की लंबाई है वो 1x है और उसकी छाया की लंबाई है वो √3x है। ये बनेगा यहाँ पर थीटा यानी कि कोण। तो ए बी और सी, ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया। छड़ हमेशा 90 डिग्री पर होती है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में छड़ की लंबाई यानी लंब है आपके पास ax, यहां लिख देना माना छड़ की लंबाई l यानी कि 1x है, और छाया की लंबाई आपके पास जो है वो आधार है, और कितनी देर की है, √3x मान ली मैंने, सेंटीमीटर मीटर में कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर एक लंब है और एक आधार है, तो ये थीटा किस में मापा जाएगा, tan थीटा में। लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का वाला सूत्र है, उसको याद रखें। तो tan थीटा लंब बटा आधार का सूत्र लगाएंगे, तो tan थीटा लंब है 1x और आधार है √3x, x से x कट जाएगा, बचेगा 1/√3। अब हमें सारणी में देखना है कि tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है। तो आप देखोगे कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। इसलिए यहाँ पर इसकी जगह आप tan 30 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर बच जाएगा आपके पास 30 डिग्री। स्टूडेंट मैं आपको यहीं पे एक चीज और बता दूं कि यही क्वेश्चन कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है, कई बार √3/1 या ओनली √3 गुणा कह दिया जाता है। तो इसके 3 उत्तर फिक्स है। 30 डिग्री आएगा जब इस कंडीशन में आएगा, यदि आपको √3 बचता है यहाँ पे, यहाँ √3 बचेगा तो tan 60 आएगा, और जब दोनों बराबर होंगे, मान लो छड़ और छाया की लंबाई बराबर होगी, तो हमेशा tan 45 डिग्री आएगा। ये तीनों उत्तर जो है इसके फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है, ये 5 ही प्रश्नावली का सवाल है समांतर श्रेणी का। तो यहां से इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज कह दे, 4 के भाजक कह दे, तो वो सेम ही होते हैं। तो गुणज पूछे मतलब 4 का भाग जो है किस किस संख्या में जाता है, 10 से लेकर 250 तक। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम एपी बनाते हैं। जब हम एपी बनाएंगे तो देखो 10 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो कहां से शुरू होंगे, 12 से।
12, 16 ऐसे करते करते 250 में 4 का भाग नहीं जाता है, गुण 50 में भी नहीं जाता है, तो 248 में जाता है। ये हमने एपी बना ली इसकी, 4 के गुणज की 10 से लेकर 250 के बीच की। अब यहां से ए का मान तो हो जाएगा 12 और डी का मान आपको 4 दे ही रखा है, और लास्ट पद, लास्ट यानी अंतिम पद जो है इसका वो 248 है। अब आपको एन यहां पर ज्ञात करना है, एन आपको ज्ञात करना है, पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हम यहां लिख देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है अंतिम पद का, यानी एन वा पद ज्ञात करने का सूत्र है ये। तो ए एन का मान आपके पास है 248, ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है आपके पास 4। अब यहां से ये 12 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 248 माइनस 12 एन माइनस 1 इंटू 4, यहां से घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 236। अब ये 4 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, काट दीजिए इसको, तो 4 पंजा 20, 4 निम 36, 4 के पाड़े से घट जाएगा ये n माइनस 1 और 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर आ जाएगा आपके पास 60, यानी कि 4 के गुणज इसमें 60 है। वैसे हम डायरेक्ट भी इसका उत्तर पता कर सकते थे अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो 250 तक है, तो 250 में 4 का भाग करो, तो 4 6 का 24, बच गया 1, उतार ली 0, 4 2 8, पूरा पूरे कितने जा रहे हैं 62, लेकिन 10 से ऊपर एक और है, 10 है, 10 के बाद क्या आता है 12, है ना, और 10 से पहले कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है 4 और एक आता है 8, ये दो गुणज कम हो जाएंगे, तो 10 के बाद वाले कितने रह जाएंगे 62 में से 2 कम कर दो ये वाले, और 60 रह जाएंगे। इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 14वीं प्रश्नावली का सवाल है ये, और इसी प्रश्नावली के सबसे ज्यादा सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना, इसकी जगह सम भी हो सकता है, इसकी जगह ओनली प्राकृत संख्या भी हो सकता है, तो ये आप समझ लेना किस तरह से करना है। आपको देखा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं, विषम प्राकृत संख्याएं, इनका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। हम यहां लिख देंगे कि समांतर माध्य 10 है, यहां मान लीजिए x के बराबर है ये, तो सिग्मा एक्स आई बट्टा में इन सबको जोड़ेंगे तो ये 10 की स्क्वायर के बराबर होते हैं, और बट्टा में 10, तो 10 इंटू 10 100 बट्टा में 10, ये आ जाएगा 10। आप इसको जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस करेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्रथम विषम संख्याओं का योगफल जो होता है उनके वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, 200 की जगह 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है, 100 हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है 200 ही आएगा, आगे पीछे हो सकता है। इसका योगफल आपको ज्ञात करना है। इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम 200 धन पूर्णांक है, तो एपी बनाते हैं। एपी आपके पास हो जाएगी 1 2 3 4 से लेकर 200 तक, 200 धन पूर्णांक है, ये हमारी एपी हो गई। तो यहां से देखो आप, ए का मान तो हो गया आपके पास 1, डी का मान भी 1 है आपके पास, पदों की संख्या भी 200 ही है, और अंतिम पद भी क्या आएगा इसका 200 ही आएगा। ये हमने एपी तैयार कर ली, और सभी मान जो जो दिए गए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। अब यहां से इसका सूत्र जो है, इसके दो सूत्र है, मैं आपको दोनों बता दूं, दो फॉर्मूले हैं एस एन के, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा है एस एन n बटा 2a प्लस l, यहाँ l का मतलब होता है an, अंतिम पद के बराबर होता है l का मान। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला जो है आप लगाना चाहेंगे, तो यहाँ पर देखो छोटा फॉर्मूला ही लग जाएगा, क्योंकि बड़े वाले की जरूरत नहीं, हालांकि बड़े वाला भी लग सकता है, पर छोटे वाले से आसानी से उत्तर आ जाएगा, तो हम छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो एस एन n बटा 2 और a प्लस l यानी an, तो n का मान है 200 बट्टा में 2, और a का मान है 1 प्लस l का मान है 200,
तो 200 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 201। यहां से 200 का इसके इंटू करेंगे तो 201 और इसके आगे 2 0। इस तरह से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास चौथी प्रश्नावली का सवाल है और चौथी प्रश्नावली का एक सवाल मैं आपको बता दूं, एक सवाल एक पक्का आएगा। के वाला जो सवाल है 4.3 में है शायद, 3 का जो दूसरा तीसरा सवाल है उसके अंदर के वाला सवाल है कि के ज्ञात कीजिए यदि मूल समान है। ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों का भी ध्यान देंगे। यहाँ से हम मूल ज्ञात करने हैं तो यहाँ से सिंपली देखो, इसकी दोनों ही विधि है। आपके पास 3 विधियां हैं। इसकी 3 विधियां कौन सी है? एक तो गुणनखंड विधि है, एक पूर्ण वर्ग विधि है और एक आपके पास सीरीज धराचार्य विधि है। पूर्ण विधि वर्तमान में आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ से हम करेंगे मूल गुणनखंड विधि से आसानी से हो जाएगा ये। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर सीरीज धराचार्य विधि द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से 3 × 2 6 हो जाएंगे, यानी गुणा करें तो 6 और जोड़े या घटाएं तो 2√6। इस 2√6 के 2 टुकड़े करने हैं तो यहाँ से √6 और √6 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। हमने बीच वाले के 2 टुकड़े करने हैं, बाकी सब सेम ही रहेगा। माइनस √6x प्लस √6x प्लस 2 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब यहां से ये 3x² बाहर माइनस है तो इसके दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। √6x माइनस के √6x प्लस 2 बराबर 0 आएगा। उसके बाद यहां से इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक को कॉमन लेना है। तो यहां से देखो, इसके 2 प्रकार के गुणनखंड होते हैं 3 के। 3 के क्या क्या होते हैं? 3 के एक तो होते हैं 3 × 1 और एक होते हैं 3 के √3 गुणा √3, ये भी होते हैं इसके गुणनखंड। और √6 के जो है √6 के होते हैं √3 × √2। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है और साथ में आ रहा है x। तो √3x को मैंने लिया कॉमन। कॉमन लेने का मतलब है कि इन दोनों में ही √3 का भाग करेंगे। इधर किया तो √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या? √3 और साथ में बच गया 1x, फिर माइनस, फिर √6x में √3 का किया तो क्या बच गया? √2 बच गया, x से x कट जाएगा। इसी प्रकार इसके 2 टुकड़े करेंगे तो √6 के तो हमें पता ही है √3 × √2 होते हैं और 2 के क्या हो जाएंगे? 2 के √2 × √2 हो जाएंगे। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे √2 आ रहा है और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, √2 कॉमन आएगा। अब √2 का दोनों में भाग करना है तो √2 का दोनों में भाग करेंगे, ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? √3 और साथ में x प्लस माइनस माइनस, इधर √2 से √2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? √2 बच जाएगा। इस तरह से इसको करना है। अब यहां से देखो √3x ये इधर भी है इधर भी है, इसमें से कॉमन ले लो तो √3x माइनस √2 को मैंने ले लिया कॉमन। अब इधर क्या बचा? इधर बचा √3x और इधर बचेगा √2। तो यहां से इसके मूल लेने हैं तो √3x माइनस √2 बराबर 0। √2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और √3 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों ही सेम ही रहेंगे, इसको हल करेंगे तो भी यही आएंगे। तो ये दोनों मूल जो है इसके समान आएंगे। इस तरह से आपको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट आपके पास आपको दे रखा है कि यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि अर्धगोला जो होता है, अर्धगोले के 2 क्षेत्रफल होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठ, अंदर अंदर वाला वक्र पृष्ठ होता है, और एक होता है पूरा वक्र के साथ साथ ऊपर वाला वर्त भी जुड़ेगा, तो इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r की स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये आपको दे रखा है 3 पाई r की स्क्वायर बराबर 48 पाई दे रखा है। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि r आपको ज्ञात करना है और 3 इधर आ जाएगा भाग में। 16 3 48, r की स्क्वायर बराबर 16, r बराबर √16 हो जाएगा और r बराबर कितना आ जाएगा?
4 सेमी, यानी इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या की लंबाई है वो 4 सेमी आएगी। अगर बाई द वे इसमें आपसे व्यास पूछ लिया जाए तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा, यानी त्रिज्या को 2 से गुणा कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, पी की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले देखो आपके पास जो एफ और सी एफ है, हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि एक्स की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ से सी एफ बनती है और सी एफ आपको दे रखा है 2, 7, 10, 13 और 15। हम नोट करते हैं कि सी एफ और एफ का पहला पद समान होता है, फिर तिरछा योग होता है, इस तरह से तिरछा योग करते हैं। तो यहां से देखो 2 और 5 7 हो गए, 7 प्लस पी, तो 7 प्लस पी जो होता है वो यहां लिखा जाता है, ध्यान रखिए। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ये देखो पहले 2 में 2 आ गया, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में पी जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ये इस तरह से त्रिकोण बनता है। तो 7 प्लस पी बराबर 10 आएगा, तो 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो P बराबर कितना आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। इस तरह से आपको इसको हल करना है, यानी साथ में क्या जोड़े कि 10 बन जाएगा, तो यहाँ 3 जोड़ना होगा। ये भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि यदि एक बहुपद द्वि का बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक √3 और माइनस के √3 आपको दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, आपके पास द्विघात बनाने का एक सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात बनाने का एक सूत्र है। तो यहां से अल्फा का मान आपको दे रखा है √3 और बीटा का मान आपको दे रखा है माइनस के √3। तो यहां पर दोनों को रख देंगे, x² माइनस √3 और बीच में आएगा प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस √3 इंटू माइनस √3 बराबर 0। यहां से अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, x² माइनस ये घटेंगे तो क्या बचेगा, 0, प्लस माइनस माइनस √3 को करेंगे तो 0 का कोई महत्व नहीं है, तो x² माइनस 3 ये एक बहुपद बन जाएगा। आपको इस तरह से इसको हल करना। दूसरा इसका तरीका यह था कि आपके पास दोनों शून्यांक हैं, दोनों शून्यांक है तो आप क्या लिखते हैं, अल्फा √3 और x बराबर √3 और x बराबर माइनस √3। अब ये इधर आता तो किसका हो जाता, माइनस का, और ये अगर इधर आता तो किसका हो जाता, प्लस का, बराबर 0। तो यहां से आप देख रहे हैं एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का, तो a² माइनस b² की सर्वसमीका लग जाती है, x² माइनस 3। ये भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका है, और एक ये भी, ये आसान तरीका है। इस तरीके से करेंगे तो हर प्रकार का सवाल जो है वो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास। आपको दे रखा है कि संलग्न आकृति में BC समांतर PQ है, AP बराबर 4 सेमी है, AQ 5 सेमी है, QC 2.5 सेमी है, तो PB आपको ज्ञात करनी है। इस PB को आपको ज्ञात करना है। तो हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय को, कि त्रिभुज, मैं इसका छठा चैप्टर करा चुका हूँ, यूट्यूब पे आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और ये त्रिभुज दे रखा है ACB में QP समांतर BC है, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं, आधारभूत प्रमेय भी लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AQ बटा में CQ और उधर से AP बटा में PB। अब यहां से रख दो, AQ है 5.0 और ये है 2.5, इधर से AP है 4.0 और इसको मान लिया मैंने x। यहां से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इधर 25 से काटो, 25 दुआ 50, 4.0 का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है। क्या कर देंगे इसका वज्र गुणा, तो x गुणा 2 बराबर 4, तो x बराबर 4/2, यानी x का मान आ जाएगा आपके पास 2, यानी PB जो है वो 2 सेमी की आएगी। इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को, और ऐसा क्वेश्चन आएगा x-1 आ सकता है, x-
कोई भी मान आ जाए आपको इसी प्रमेय का प्रयोग करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आपको दे रखा है कि बिंदु P 5, की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करने। तो मैं डायरेक्ट भी बता चुका हूं कि आपसे एक्स अक्ष का पूछा गया है तो इसमें पहला मान एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। जिसका पूछा गया उसको हटा देंगे, जो नहीं है वो उसको लिख देंगे। तो y का मान क्या दे रखा है यहाँ पर -4 है, तो इसका मतलब 4 आएगा। तो x अक्ष से दूरी 4 इकाई मात्रक। और वैसे अगर देखोगे तो ये होता है ग्राफ, ये होता है x अक्ष, ये है बिंदु 5, 2 3 4 5, 5, -4। तो 5, -4 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा ये बिंदु। तो इसकी जो x अक्ष से दूरी है ये वाली है, सॉरी ये है x अक्ष से दूरी ये वाली। तो ये कितनी दे रखी है, तो इसको माप लो, 1 2 3 4, 4 दे रखी है। तो दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, दूरी हमेशा प्लस होती है, इसलिए ये 4 इकाई आ जाता है। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, x का है तो y वाला मान, y कहेगा तो x वाला मान। पहले भी बता चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अब यहां से देखो बंटन आपको दे रखा है 7 4 6 3 8 5 9 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का ज्ञात करनी है या माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम होता है इनका को आरोही क्रम में लगाना। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लगाते हैं। जब आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटा मान है 3, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 और 9। कुल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, 7 हो गई। तो n हो गया वो विषम हो गया, n क्या है, विषम है। और यदि n विषम है तो माध्यक का सूत्र क्या हो जाता है, n+1/2 वापत। ये माध्यिका है। तो n मतलब n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2 वापत, यानी 8/2, यानी 4 वापत। 4 वापत दोनों तरफ से किधर से भी गिन लो, तो 1 2 3 4, चाहे इधर से गिनो तो भी 4 नंबर पर, इधर से गिनो तो भी 4 नंबर पर। क्या आ रहा है, 6। 4 पद 6 है तो 6 आ जाएगी इसकी माध्यिका, इसकी माध्यिका 6 आएगी। अगर ये सम होता तो बीच के दो पदों का औसत लेते हैं, बीच के दो पदों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। इस तरह के सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और इसी में 3 प्रकार की रेखाएं मिलती हैं। तीनों में से कोई 2 पूछ ली जाती है, 1 पूछ ली जाती है, 2 आपको दी जाती हैं। आपको कहा गया है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग, आपको एक वर्ग दे रखा है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कि 5 सेमी। बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं, वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा OQ, यानी वर्त के केंद्र से एक रेखा जा रही है OQ, OQ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। वर्त पर स्थित बिंदु है P। यहां से ये PQ रेखा हो गई स्पर्श रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेमी है। ये आपको 13 सेमी की एक रेखा दी गई है और वर्त की जो त्रिज्या है ये 5 सेमी आपको दी गई है और PQ की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो यहां से हमें ये पता है कि हमेशा हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से केंद्र तक खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसीलिए ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। हम यहां लिख देंगे कि त्रिभुज QPO में OP लंब PQ है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से देखो 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण, और इसको चाहे लंब मानो चाहे इसको आधार मानो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है आपके पास 13 सेमी, लंब है आपके पास 5 सेमी और आधार है आपके पास x। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर 25 इधर आएगा तो माइनस, घटाएंगे तो 144, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट,
और 144 किसका होता है वर्गमूल, सॉरी इसका वर्ग होता है 144, तो 12 का, यानी पी क्यू जो है वो 12 सेमी की आएगी। इस तरह से आता कैसे, 144 को हल कर लेंगे, 44 44 एक एक का एक, एक में एक जोड़ेंगे 2, उतार लेंगे 44, तो 2 से जाएगा 44। इस तरह से भी और एक गुणनखंड बना करके भी इसको कर सकते हैं। 27 आपके पास दे रखा है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि यदि दो बिंदु दे रखे हैं, आप मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए आपको दे रखा है -5 कोमा -4, बी दे रखा है -2 कोमा। अब सुनो ध्यान से, इसने क्या कहा है, इसने कहा कि वह अनुपात ज्ञात करो जबकि -3 कोमा पी बिंदुओं -5 कोमा 4 और -2 कोमा 3 को अंत विभाजित करता है। यानी कोई बिंदु है, मान लीजिए सी, ये इसको इस बिंदु पर प्रतिभाजित सॉरी विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है -3 कोमा पी पर। तो पहले तो हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे और फिर यहां से अनुपात ज्ञात करने के बाद y ज्ञात कर देंगे तो p का मान आ जाएगा। और हमें पता है अंत विभाजन सूत्र हम जानते हैं। और दोनों में एक चीज है, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको एक डायरेक्ट सूत्र बताता हूं, यहां मान लेते हैं कि माना CAB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ये मैंने मान लिया। अब यहां पर हमें लेना है CAB को M1 M2 में विभाजित करता है, इसीलिए C के निर्देशांक x कोमा y -3 कोमा p, हमें ये पता है, हम जानते हैं कि ये हमेशा x1 y1 और ये x2 और ये y2 होता है और ये x होता है और ये y होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दो फॉर्मूले हैं, मैं दोनों लिखवा देता हूं आपको। दोनों फॉर्मूले क्या क्या है अनुपात के, M1 बट्टा में M2 x माइनस x1 x2 माइनस x, दूसरा है M1 बट्टा में M2 y माइनस y1 और y2 माइनस y। ये सूत्र है। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि क्रॉस में x x होंगे और x1 और x2 होंगे, ये क्रॉस में होंगे। अगर मैं इधर x1 और इधर x लिख दूं तो यहाँ x और इधर x2 आएगा, मतलब ये क्रॉस में इस तरह बराबर रहेंगे। इसका ये याद रखने का तरीका है। तो यहाँ से हम अगर मान रखते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। देखो कैसे, M1 बट्टा में M2, दो मैंने क्यों लिखवाए हैं कि यहाँ पर देखो अभी आपके पास y का मान नहीं है, आपके पास x का मान है, तो y का मान ज्ञात करना है। अभी x का मान दिया गया है तो x वाला सूत्र लगेगा, अगर y वाला मान दिया होता तो y वाला सूत्र लगता, दोनों में से एक लगाना होता है। अगर दोनों ही मान दिए गए तो किसी भी एक सूत्र का यूज आप कर सकते हो। तो यहां से मैं अगर इस सूत्र का यूज करता हूं तो ध्यान दे, x का मान है -3 माइनस x1 का मान है -5, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, फिर x2 जो है आपके पास -2 है, फिर माइनस और x का मान है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बचेंगे ऊपर प्लस के 2 और बटा में बचेगा 1, यानी M1 अनुपात M2 जो है वो 2 अनुपात 1 आ जाएगा। एक तो हम इस तरह से डायरेक्ट इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो है स्टूडेंट, आपके पास अंत विभाजन सूत्र है। कौन सा सूत्र है आपके पास, अंत विभाजन सूत्र है। अंत विभाजन सूत्र से अगर मैं करता हूं इसमें भी देखो x का मान दे रखा है, तो x बराबर m1 x2 x1 m2 m1 प्लस m2, ये इसका सूत्र होता है। इसको भी याद रखने का तरीका वही है कि अगर x1 है तो y2 सॉरी x2 है तो m1 आएगा और m1 है तो x2 आएगा, बस दोनों में सेम नहीं आते, एक अलग अलग आते हैं, 1 2 1 2 आता है। अब यहां से इसके मान रखेंगे तो x का मान है -3, m1 को मैंने m1 ही मान रखा है और x2 को मैंने क्या ले रखा है -2, प्लस x1 का मान है -5 और m2 को मैंने m2 ही ले रखा है और m1 प्लस m2 ही है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो -3
इधर माइनस के 2m1 और प्लस माइनस माइनस के 5m2 बट्टा में m1 प्लस m2। अब कर देंगे इसका वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो माइनस के 2m1 और माइनस के 5m2 और 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को इससे करेंगे सो -3m1, माइनस को इससे करेंगे तो -3m2 आ जाएगा। अब यहां से 1 वालों को एक साइड, 2 वालों को एक साइड, तो 1 वाले को एक साइड करते हैं तो माइनस के 2m1 और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये ऑलरेडी इधर ही है और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस के 5m2 आ जाएंगे। अब यहां से 3 में से 2 जाएगा तो 1m1, इधर 5 में से 3 जाएंगे तो 2m2 आ जाएगा। m2 इधर आएगा भाग में, 1 इधर जाएगा भाग में, m1 बट्टा में m2 2/1, तो ये भी 2:1। तो दोनों में से जो आपको आसान लगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आपको p का मान ज्ञात करना है तो p के लिए हम y वाला सूत्र लगा देंगे, क्योंकि अनुपात आपके पास है तो y m1 बटा m1 y2 प्लस y1 m2 बटा में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे रख देंगे, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। m1 है आपके पास कितना, 2, y2 है आपके पास 3, y1 है आपके पास माइनस के 4 और ये है m2 है आपके पास 1। अब इसको सॉल्व करो तो 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस के 4, 2 और 1 3, तो 4 में 6 में से 4 के 2/3, तो p जो है वो 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगी p की वैल्यू, p की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इस तरह से जो है आप इसको ज्ञात कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं? पदों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पे a का मान है 7, अगर आप चेक कर रहे हो d का मान 19 माइनस 13, 19 में से 13 को घटाओ 6 आ जाएगा और अंतिम पद जो है वो 205 है। n का मान ज्ञात करना है आपको। किसका मान ज्ञात करना है आपको, n का मान ज्ञात करना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपके पास 205, a का मान है 7, n माइनस 1 और d का मान है आपके पास 6। 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर n माइनस 1 और 6 इधर आएगा तो आ जाएगा भाग में। अब 205 में से 7 को घटाइए, 205 में से 7 को घटाएंगे तो 198 आ जाएगा और बटा में 6, 6 से काटो 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18 और 1 इधर आएगा तो प्लस 33 प्लस 1, n बराबर आ जाएगा 34। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी आ गई, 34। एक इस प्रकार का सवाल अक्सर कहीं पूछा जाता है। ये इतना आसान संख्या तो नहीं देगा, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद तो आपके पास होता है a, प्रथम पद है a बराबर 3 हो जाएगा और सारवंतर d, सारवंतर d जो है वो हो जाएगा 15 माइनस 11 यानी कि 4। इस तरह से आपको ये करना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो गोले हैं तो यहां लिख देंगे दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात, सॉरी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। तो माना गोले 1 की त्रिज्या R1 बराबर मान लिया 3x और गोले 2 की त्रिज्या यानी R2 को मान लिया मैंने 2x सेमी। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां लिख देंगे कि गोले 1 का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब। तो गोले 2 यानी दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब इसका दोनों का अनुपात, तो दोनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात लेंगे तो 4/3 पाई R1 क्यूब
बट्टा में 4/3 पाई R2 का क्यूब। हम देखेंगे 4/3 से 4/3 एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, R1 की क्यूब बचेगा। यहाँ पे R1 कितना है 3x बट्टा में 2x, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और x की क्यूब, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 और x की क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, 27/8, यानी कि दोनों के आयतनों का अनुपात 27:8 होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के आयतनों का। हेलो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो आ रहे हैं 14वीं प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो बड़े आसान, सॉरी 13वीं प्रश्नावली के आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, तो इनको कर लेना। यहीं से सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बहुलक ज्ञात करना है, बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो ऐसे बहुलक का सूत्र आपको याद रखना है। बहुलक डायरेक्ट अगर आ जाए ओनली एक्स के मान, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक है। एक्स और एफ आ गया तो एफ में जो सबसे बड़ा मान है उसके सामने वाला एक्स का मान है वो बहुलक होगा। और उसी प्रकार जब ऐसा आ जाए वर्ग अंतराल, तो फिर कैसे करते हैं, तो यहां से हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इधर है 12, फिर 20, फिर 25, फिर 22 और फिर 10। ये बारंबारता मतलब एक्स एफ के मान होते हैं। अब यहां पर देखो बहुलक का जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, नीचे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका सूत्र है। ये सारे मान हमें यहां से मिलते हैं। तो सबसे पहले जो मान आपको मिलता है वो मिलता है F1 बहुलक पद। F1 जो है वो जो सबसे बड़ी बारंबारता है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मान है वो F1 होता है। और F1 के पहले आती है 0, इसलिए ये मान हो जाता है F0। और F1 के बाद में आता है F2, इसलिए ये F2 हो जाता है। और F1 के सामने जो वर्ग अंतराल है, इसमें जो छोटा मान है वो L होता है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है। और इन दोनों का जो अंतर होता है वो H कहलाता है। तो ये सारे मान हमें मिल गए। अब हम इस सूत्र में रख देंगे। तो यहां से देखो L का मान आपको मिल गया 30, H का मान आपके पास है 10, H का मान 10 है। F1 का मान है आपके पास 25, F0 का मान है 20 और F2 का मान है आपके पास 22। ये सारे मान जो है हमने ज्ञात कर लिए। अब इसको इस सूत्र में रख देंगे। रखते हैं जरा। L का मान है आपके पास 30 प्लस बड़ा कोष्टक F1 कितना है आपके पास 25 माइनस F0 है आपके पास 20, फिर 2 इंटू F1 25 माइनस F0 और माइनस के F2, और अंतर कितने का है 10 का। तो 30 प्लस 25 में से 20 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 5 बट्टा में 25 दुआ 50, 20 और 22 हमेशा जुड़ते हैं, ये हो जाएंगे माइनस के 42 इंटू में 10। तो 30 प्लस 5 को 10 से इंटू करोगे 50, यहां से इसको घटाएंगे तो 50 में से 42 जाएंगे 8। अब 30 प्लस काटो इसको, कितने के पार्ट से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो 25 बट्टा में 4, 25 में 4 का भाग दे दो। तो 25 में 4 का भाग देंगे तो 4 छिका 24.0, 4 2 8, 0 लगाएंगे तो बच जाएंगे 2, 4 5 20। अब इसको जोड़ेंगे तो 30 और 6 कितने हो गए 36.25। ये इसका बहुलक हो जाएगा। ये कैसे जुड़ता है, तो 30.00 6.25 5 2 6, इस तरह से इसको जोड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है। 14.1 का तीसरा क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है। आपको देखना है कि यदि इसका माध्य 18 है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो जो वर्ग अंतराल दे रखा है
आपको दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ये इसका वर्ग अंतराल। एफ के मान दे रखे हैं 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि जब भी आपसे माध्य पूछा जाता है या माध्य के बारे में कहा जाता है तो माध्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्स के मान। एक्स कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स जिसे हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मध्य मान इसका, इस एक्स का, इस वर्ग अंतराल का जो मध्य मान होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम एक्स ज्ञात करेंगे। तो इसके बीच का मान क्या आएगा? 11 और 13 के बीच का मान कैसे निकालते हैं? एक्स कैसे ज्ञात करते हैं? तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। इन दोनों को जोड़कर आधा करने का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो इसका दोनों को जोड़ा तो 24, 24 का आधा होगा 12, और इन दोनों के बीच में आएगा 14, इन दोनों के बीच में 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। मैंने सबके बीच की संख्या को लिख दिया है। अब माध्य का डायरेक्ट सबसे प्रत्यक्ष माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ। ये सबसे आसान सूत्र है, तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। इसी का प्रयोग करेंगे तो एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों का गुणा करेंगे तो 12 7 84, 14 6 84, 16 निमे 144, फिर 18 और 13 का इंटू करेंगे तो 13 8 104, बच गए 10, 13 1 13 और 10 23, 234। फिर इसको लिखेंगे 20 एफ, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। फिर 22 5 110 और 24 चौका 96। तो यहां से आपके पास सिग्मा एफ एक्स के मान मिल जाएंगे, ये एफ के मान मिल जाएंगे। यहां लिख देंगे सिग्मा एफ। तो जोड़ो इसको, 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 4 30 और 5 35, 35 और 5 40 और 4 44। तो 44 प्लस एफ, ये मान हो गए। इसको जोड़ो तो 4 चौक 16, 16 और 6 22, 2 असल 2, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, असल 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 752 प्लस ये 20 है। ये मान आ गया सिग्मा एफ आई एक्स। अब यहां पर इस सूत्र में रख देंगे, इस सूत्र में रखेंगे तो माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स। सिग्मा एफ इंटू एक्स ये वाला मान है, तो 752 प्लस 20 एफ बटा में सिग्मा एफ है 44 प्लस एफ, और माध्य आपको दे रखा है 18। माध्य कितना दे रखा है आपको? 18 दे रखा है। अब यहां से क्या कर देंगे? इसका वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ, 18 को इससे इंटू करेंगे, 18 इंटू 44 प्लस एफ, तो 752 प्लस 20 एफ। 18 को 4 से 18 चौका 72, और फिर 18 चौका 72, 72 7 7 79 1 80, तो 18 एफ। अब एफ वालों को एक साइड करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ। ये उधर जाएगा तो 792 माइनस 752, इधर से घटाएंगे तो 2 एफ, इधर घटाएंगे तो 40, 2 इधर आएगा तो भाग में 40 बटा 2, 2 से काटो कितना आ जाएगा? 20। यानी एफ का जो मान है वो आपके पास आ जाएगा 20। इस तरह से आपको लुप्त संख्या एफ को ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे माध्य भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे आपसे माध्य पूछा गया है, तो माध्य का ऐसे वर्ग अंतराल के लिए सूत्र होता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें इसको आरोही क्रम में लगाने के लिए हम एक सीएफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सीएफ बनाते हैं। सीएफ के लिए दोनों का पहला पद समान होता है और उसके बाद तिरछा योग करते हैं। 30 और 6 36, 36 और 40 76, 76 और
16, 6 और 6 12, और 8 और 1 9, ये हो गए 96, 96 और 4 100। इसका मतलब इसका लास्ट पद इसके योग के बराबर होता है, सिग्मा एफ के योग के बराबर। तो यहां से एक बात ध्यान दें स्टूडेंट, माध्यक का जो सूत्र होता है जब वर्ग अंतराल आता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ इंटू में एच, ये इसका सूत्र होता है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहां से मिलती है। तो सबसे पहला जो मान यहां पर मिलता है वो मिलता है एन बटा 2 का। एन बटा 2 का मतलब होता है सिग्मा एफ बटा 2। सिग्मा एफ है आपके पास 100, तो 100 बटा 2 यानी आपके पास कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना होता है, इस 50 से जस्ट बड़ी संख्या, 50 से जस्ट बड़ी संख्या यहां देखनी है कौन सी, सी एफ में। तो 50 से जस्ट बड़ी संख्या है 76, 76 पूरे को अंडरलाइन कर लेते हैं, यहां से हमें सारे मान मिल जाएंगे। तो 76 कहलाता है माध्य का पद। माध्य का पद के सामने के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा एल कहलाती है। माध्यक पद के सामने की बारंबारता एफ कहलाती है। माध्यक पद के ऊपर की पूर्व की संचयी बारंबारता सी एफ कहलाती है। और वर्ग अंतराल में जो अंतर है वो एच कहलाता है। इस तरह से आपको ये सारे मान यहाँ मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मान मिला एन बटा 2 का, तो यहाँ हम लिख देते हैं एन बटा 2 है 50। अब आप लिख दो एल, एल है आपके पास कितना 7, और एच है आपके पास 3, और एफ का मान है 40, और सी एफ का जो मान है वो आपके पास 36। सारे मान आ गए। अब हम इस सूत्र में इसको रख देंगे, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा माध्यक बराबर एल। एल का मान है आपके पास 7 प्लस एन बटा 2 कितना है 50, माइनस सी एफ का मान है 36, एफ का मान कितना है आपके पास 40, और एच का मान है आपके पास 7 प्लस 50 में से 36 को घटाएंगे तो 14। अब इसको काटो 2 से, 7 और ये 20, 7 या 21, 21 बटा 20, तो 7 प्लस इसमें 20 का भाग देंगे तो 20 एका 20.10 लगा देंगे। तो एक में 0 लगाते तो भी 20 से छोटा रहेगा, 10 रहेगा, तो एक 0 और ले लेंगे, 20 पांजा 100, तो 7 और 1 8, 8.05, ये इसका माध्यक आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको ये करना है, आपकी बुक का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 आपको दे, सॉरी 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है कि माध्यक दे रखा है 28.5। एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं। जब आपको माध्यक दे रखा है तो हमें ये पता है कि माध्यक के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सी एफ। तो सी एफ ज्ञात करेंगे। एफ और सी एफ का पहला पद होता है समान 5 का 5, 5 में x जोड़ेंगे तो x प्लस 5, 5 में 20 जोड़ेंगे तो x प्लस 25, x में 15 जोड़, सॉरी इसमें 15 जोड़ेंगे तो x प्लस 15 प्लस 25 40, और इसमें अगर y जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस 40, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस 45। और हमें यह पता है कि इसका अंतिम पद CF का अंतिम पद इस 60 के बराबर होता है, इसीलिए हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। अब ये 45 उधर जाएगा तो माइनस, यानी x प्लस वाई 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई जो है वो 15 के बराबर आएगा। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहां से अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सिग्मा एफ है आपके पास, ये सिग्मा एफ है। अब जब वर्ग अंतराल हो तो इसके माध्य का सूत्र क्या होता है, इसके माध्य का सूत्र होता है यानी कि m बराबर l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा में f इंटू एच, ये इसका मान सूत्र होता है इसका, जिसमें से m का मान अगर आपको दे रखा है, m का मान आपको यहां से देखिए दे रखा है 28.5, ये वाला ये दे रखा। अगर 28.5 दे रखा है तो यहां से हमें सारे मान मिल जाएंगे। n बटा 2 आपके पास ऑलरेडी है, n बटा 2 तो आप यहां से ले लेंगे, 60 बटा 2 यानी 30। हालांकि हम 30 को इधर चेक करते हैं पर इधर पता ही नहीं अभी 30 कहां होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं,
फिर माध्यक की तरफ जाते हैं। माध्यक अगर 28.5 है तो किस वर्ग अंतराल के बीच में आएगा? तो ये आएगा 20 और 30 के बीच में। किसके बीच में आएगा? ये 20 और 30 के बीच में आएगा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा एल का मान, ये हो जाएगा एफ का मान, और इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है? सी एफ। क्या कहलाता है? सी एफ का मान कहलाता है। और इसके बीच का जो अंतर चल रहा है वो चल रहा है एच। इस तरह से हमें इसके सारे मान मिल जाएंगे। अब यहां पर हम इसमें रख देंगे। एम का मान है 28.5, एल का मान है आपके पास कितना है? 20, एन बटा 2 30 है, माइनस सी एफ का मान है x प्लस 5, बाहर माइनस है तो कोष्टक में लिखेंगे। एफ का मान है आपके पास 20 गुणा में h। h का मान कितने का अंतर चल रहा है? 10 का अंतर चल रहा है। अब ये 20 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। अब इधर 30 और ये माइनस है बाहर तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 30 माइनस x और माइनस के 5, 20 10, 0 से 0 कट गई। 28 में से 20 जाएंगे 8.5, इधर बचा 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटा में 2। 2 को इधर लाएंगे, 2 को इधर लाएंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 8.5 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 17। अब ये x को इधर ले आओ, 17 को उधर ले जाओ। अगर मैं x को इधर लाता हूं, x को इधर लाता हूं, 17 को उधर ले जाता हूं, तो x बराबर 25 माइनस 17 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा आपके पास 8। अब x का मान अगर 8 है तो x को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। क्या लिख देंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने x प्लस वाई बराबर 15, 8 प्लस वाई बराबर 15, 8 उधर आएगा तो माइनस 15 माइनस 8, तो y बराबर 7, तो y का मान 7 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों उत्तर आ जाएंगे इसके। x का मान 8 आ जाएगा और y का मान 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 8वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन इसके मैंने करवाए हैं। हालांकि सवाल अथवा में छोटे वाला आएगा 8.2 का या 8.1 का, तो वो कर सकते हैं आप, पर इसके 2 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने 2 डाल दिए। आप इसमें हो सकता है एक सवाल आपको परीक्षा में मिल जाए। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने का एक रूल था कि अगर ये मान साइन कोस में नहीं है तो हम सबसे पहले उनको साइन कोस में बदलते हैं। अभी तो ऑलरेडी साइन कोस में है तो हम दूसरा नेम लगाएंगे कि हम इसका लेसेपे लेंगे। अगर इसका मैं लेसेपे लेता हूं तो लेसेपे आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इस पूरे में जब इसका भाग करेंगे तो बचेगा कोस, कोस को कोस से इंटू करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर इधर इस पूरे में कोस का भाग करेंगे, कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करेंगे 1 प्लस साइन ए, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब यहां से ये कोस स्क्वायर है प्लस, इसके लिए हम एक सरल समीकरण लगा देंगे। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सरल समीकरण लग जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये a का मान है और ये b का मान है। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। अब यहां से कोस स्क्वायर ए, अब देखो यहां से बाहर प्लस का चिन्ह है, कोष्टक खोल देंगे, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। अब यहां से देखो ये कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है। तो हमने एक सरल समीकरण पढ़ी है, साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो मैं यहां से इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए
बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। यहां से 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहां से इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो ये कट जाएगा। बचेगा आपके पास 2 बट्टा कोस ए। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 1 बटा कोस। 1 बटा कोस को आप क्या लिख सकते हो, सेक। इस तरह से आप इसको प्रूव कर देंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 इसका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसको हम करेंगे तो यहां से लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं हल करता हूं तो आपको दे रखा है √1 प्लस साइन ए, और इसको इसके इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। ये राइट हैंड साइड है आपके पास। तो यहां से हमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब 2 पद हो तो हम लसागु ले लेते हैं। अगर कोई बीजगणित की सर्वसमीका लगती है तो बीजगणित की सर्वसमीका लगा देते हैं, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीका लग रही है तो वो लगा देते हैं। अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो एक सदाबहार तरीका होता है परिमेयकरण। आप परिमेयकरण कर सकते हैं। तो मैं इसका परिमेयकरण करता हूं। रूट में है तो रूट का ही लेना पड़ेगा परिमेयकरण के लिए। तो रूट या माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। 1 प्लस साइन ए का परिमेयकरण करने पर, मैंने परिमेयकरण कर दिया इसका, दोनों से इंटू कर देंगे। 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए। अब यहां से दोनों से इंटू करेंगे। जब इसका इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी, बट्टा में 1 माइनस का है और 1 प्लस का है तो √1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन, इस तरह से हो जाता है। अब यहां से जब स्क्वायर होती है तो रूट भी क्या हो जाता है, कैंसिल। यानी क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बट्टा में। अब ये देखो यहां से 1 प्लस का और 1 माइनस का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, सर्व समीका लग जाएगी। अब यहां से 1 प्लस साइन ए बट्टा में √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, यानी कि आपके पास एक सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ए। यहां से साइन को उधर ले जाते हैं तो माइनस, यानी कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये एक सर्व समीका है आपके पास। तो यहां से मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी 1 प्लस साइन ए बट्टा में रूट कोस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर लग गया तो रूट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 1 बट्टा साइन ए बट्टा में कोस ए। अब कोस का दोनों में अलग अलग भाग कर दो, 1 बट्टा कोस प्लस साइन बट्टा कोस। 1 बटा कोस को आप क्या लिख सकते हैं, सेक, और साइन बटा कोस को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 26, दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 10 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का क्या मान होगा ये चेक करना है। इस कंडीशन में जो दे रखा है उसको हम यहाँ रख देंगे, 2x प्लस 3y बराबर 10 है तो x की जगह जो मान दे रखा है वो x की जगह रख देंगे। जब y का दिया गया हो तो y की जगह रख देंगे। तो यहाँ से 2 2 4, 4 प्लस 3y, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3y बराबर 10 माइनस 4, 3y बराबर हो जाएगा 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 बटा 3 यानी 2। तो y का मान भी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संख्या 44 और 108 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो संख्या 44 है,
इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं। तो 44 व 108 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 44 के करेंगे तो 2 से 22, फिर 2 से 11 इंटू 11, यानी 2 इंटू 2 इंटू 11। अब 108 के करेंगे 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3, फिर 3। तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। HCF कॉमन क्या क्या आ रहा है सब में से 2 इंटू 2 यानी कि 4। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एलसीएम में देखो जो घोड़े लगे हैं वो तो है ही, उनके अलावा देखो क्या बचता है यहां से। या ऐसे देख लो कि 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है। 3 सबसे ज्यादा कितनी बार आया हुआ है 3 बार आया हुआ है। 11 सबसे ज्यादा 1 ही बार आया हुआ है। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 इंटू 11 3 33। तो 33 को करो इससे 36 से, तो 3 6 का 18, 3 3 9, 9 और 1 10, 8 8 1181। ये इसका एलसीएम आएगा। इस तरह का आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। लास्ट है, 2 क्वेश्चन है प्रायिकता के। हालांकि प्रायिकता इतना टफ नहीं है, प्रायिकता के छोटे छोटे सवाल भी आते हैं। आपको ये सवाल भी ध्यान से देखने हैं कि पीई बराबर 0.65 दे दिया जाए, आपसे पीई नहीं पूछ लिया जाए, तो ऐसे सवाल तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन जो है आप कर लेना। ये दे रखा है कि यदि 12 खराब पेनों में 20 अच्छे पेन मिला दिए गए तो यदृच्छे एक पेन निकालने की प्रायिकता क्या है कि पेन खराब होगा। पहले तो लिखो कि खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों के परिणाम, खराब पेन जो है उसके उतने ही परिणाम होंगे। कितने होंगे भाई 12। अच्छे पेनों के परिणाम कितने हैं, तो अच्छे पेनों के परिणाम है आपके पास 20। तो पेनों के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके पास, पेनों के कुल परिणाम हो जाएंगे आपके पास 32। दोनों को जोड़ देंगे। अब पहला क्या पूछा गया कि पेन खराब होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पेन खराब होने के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं 12 और कुल परिणाम है 32। काट दो, 4 3 12 और 4 8 32, 3/8 आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा है कि पेन खराब नहीं होगा। तो पेन अगर खराब नहीं होगा तो अच्छा होगा, तो पेन खराब नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी भाई। तो खराब नहीं होने के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो खराब कितने नहीं है 20 नहीं है, तो 20/32। इसको भी काट दो, 4 5 20 और 4 8 32, 5/8। ये इसके दोनों उत्तर आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपको दे दिया, एक पासे को उछालने पर निम्न की प्रायिकता क्या होगी। एक अभाज्य संख्या, अब देखो एक पासे के कुल परिणाम, एक पासे के कुल परिणाम होते हैं आपके पास 6। कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये परिणाम होते हैं। एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है 2 3 और 5। अभाज्य संख्या के परिणाम 3 है। इसकी प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगी। दूसरा पूछा 4 से बड़ी एक संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या के परिणाम, 4 से बड़ी संख्या आपके पास कितनी होती है 5 और 6, 2 ही होती हैं, तो 2। और इसकी प्रायिकता अब क्या हो जाएगी 2/6 यानी 1/3। इस तरह से स्टूडेंट ये 30 क्वेश्चन जो है इसका मैं ये पार्ट 1 लेकर आया हूं। पार्ट 2 जो है परीक्षा वाले दिन सुबह जो है आपके YouTube पर आ जाएगा। मैं टॉप 10 क्वेश्चन और जिसके अंदर कुछ प्रायिकता के सवाल होंगे, कुछ पहली प्रश्नावली के होंगे और कुछ 13वीं और 14वीं प्रश्नावली हो गई, या कुछ और भी प्रश्नावली जिनमें से छोटे छोटे 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल छोटे छोटे 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा। आप परीक्षा वाले दिन सुबह
जल्दी उठ करके इस क्लास को एक बार और देखना, और ये जो क्लास है इसको आप पूरी देखना, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी जो डेस्क वर्क जो के मॉडल पेपर जो मैंने डाल रखे हैं उनको भी आप जो अच्छी तरह से जाकर देख लें, क्योंकि उसके अंदर भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके अंदर जितने भी सोल्यूशन मैंने करा रखे हैं वो सारे के सारे हल किए हुए हैं। इसलिए आप लोग जो है जो भी वीडियो देख रहे हो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि जो परीक्षा से के दिन सुबह सुबह जो मैं इसके 10 क्वेश्चन डालने वाला हूं वो आपको मिल जाए। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप शेयर करते रहें और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर देखने आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।